जय हिंद। आज हम लोग अपने आसपास छोटी छोटी घटनाओं के घटने वाले के बारे में बताएंगे कि आखिर ये सब छोटी छोटी घटनाएं हमारे आसपास क्यों घटती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए जानते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं क्यों घटती है, क्यों इन्हें हम जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमें यह जानना अति आवश्यक होगा। तो आइए जानते हैं कि ये सब छोटी छोटी घटनाएं कौन सी है। तो पहला है कि तूफानी मौसम का आकलन कैसे की जाती है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा तूफान आने की, वर्षा आने की आकलन कैसे की जाती है। तो तूफान आने की आकलन जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाती है तो तूफान आने की आकलन की जाती है। बैरोमीटर ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का एक यंत्र है। साथ ही बैरोमीटर में जब धीरे धीरे गिरावट आती है तो उससे अनुमान की जाती है कि वर्षा होने वाली है, और बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाती है जिस कारण अनुमान की जाती है कि तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, यानी कि जो वर्षा होती है उसका जो बूंद देखिएगा तो गोलाकार आकृति का होगा। इसका मुख्य कारण है सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन को हिंदी में कहा जाता है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन ये एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, यानी कि यह अपना आकार को छोटा करने, यानी कि द्रव्य का वह गुण जिसके माध्यम से वह एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह, भाती की तरह वर्क करता है, साथ ही वो अपने आकार को छोटा करने का प्रयास करता है। इसी सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदें जो होती है गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें बादल अक्सर देखा जाता है कि तैरते रहते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है बादलों का घनत्व, यानी कि जो वायु की घनत्व की अपेक्षा बादलों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जिस कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं। क्या होता है कि जो बादलों का घनत्व है एक और निश्चित ऊंचाई पे जाके क्या होता है कि उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है, जिस कारण वो निश्चित ऊंचाई पे तैरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध माथने के बाद क्रीम का दूध से अलग हो जाना, यानी कि जब हम कोई कंटेनर या बर्तन में मथनी से दूध को माथते हैं तो उससे क्या होता है कि क्रीम अलग किया जाता है, यानी कि जो दही को खास करके देखा जाए तो उससे क्रीम जो है अलग कर किया जाता है मथनी से माथ कर किसी कंटेनर में। तो यह क्यों हो जाता है, इसके पीछे मुख्य कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक फोर्स जो है यह एक काल्पनिक फोर्स है। साथ ही जब हम किसी कंटेनर में मथनी से दूध को माथते हैं तो क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन होने लगता है, जिस कारण उसमें एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। साथ ही उस दौरान क्या होता है कि सरफेस टेंशन के कारण जो क्रीम होती है वो अपना छोटा छोटा आकार लेने लगती है, और उसी दौरान एक बाहर की ओर एक फोर्स लगता हुआ अनुभूति होती है, यानी काल्पनिक फोर्स अनुभूति होती है। उसी का और फाइनली देखा जाता है कि जो क्या है तो है कि दही से जो क्रीम है वो अलग हो जाता है। तो इसके पीछे मुख्य कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह एक काल्पनिक फोर्स है। अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? यानी जब भी कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। उसके पीछे मुख्य कारण है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो ठीक उतना ही अमाउंट में उसके पीछे की उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही उतना अमाउंट में फोर्स लगता है, यानी कि एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। यानी न्यूटन गति का तीसरा नियम करता है कि हर एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दीवार पे आगे की ओर फोर्स लगाता है तो ठीक उसी अमाउंट में व्यक्ति पर भी दीवार के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। यानी इससे यह सपोस्ट होता है कि जब इंसान बंदूक को छोड़ता है, यानी बंदूक से गोली को छोड़ता है तो क्या होता है कि बंदूक द्वारा जितना गोली को आगे में भेजने में फोर्स लगाया जाता है ठीक उसी अमाउंट में बंदूक द्वारा पीछे की ओर फोर्स लगाया जाता है, जिस कारण क्या होता है कि आदमी बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, यानी कि जब हाथ जलता है तो देखा जाता है कि जब एक उबले हुए पानी में
हाथ जलता है और एक भाप में हाथ जलता है, तो भाप में जो हाथ जलता है वो ज़्यादा घायल हो जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण है लैटेंट हीट, यानी कि लैटेंट हीट वो हीट होता है, यानी कि द हीट प्रोवाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब कोई कंटेनर में कोई पानी उबल रहा है तो यानी कि उसमें क्या होता है कि लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है, और उसी दौरान क्या होता है कि एक हीट सप्लाइड किया जाता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, उसे लैटेंट हीट कहा जाता है। जिस कारण वेपर में क्या होता है कि हीट की मात्रा लिक्विड के उबलते हुए पानी की अपेक्षा जो ये वाष्प है उसमें लैटेंट हीट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण उस पर हाथ अधिक जलता है तो घवाहिल हो जाता है, जबकि उबलते जल में उतना घवाहिल उसकी अपेक्षा नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? अक्सर देखा जाता है कि किसी कांच के बोतल में पानी भर के जमने के लिए रख दिया जाता है तो जम जाता है जब बर्फ, तो क्या होता है कांच की बोतल टूट जाता है। उसके पीछे मुख्य कारण है उसकी जो वॉल्यूम है, यानी कि विस्तार है, वो बढ़ जाता है। सॉलिड होने के बाद क्या होता है कि जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, जबकि वो जम जाता है यानी आइस का आकार ले लेता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिस कारण वो क्या होता है कांच की बोतल टूट जाता है। और साथ ही जब वो लिक्विड में है तो उसका डेंसिटी कुछ और है, और जब वो आइस में होता है तो उसका डेंसिटी भी चेंज हो जाता है, जिस कारण वो क्या होता है कि बोतल टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश काला कब दिखने लगेगा, यानी जो आकाश है वो काला कब दिखने लगेगा? इसका मुख्य कारण है जब एटमॉस्फेयर अनुपस्थित हो, यानी कि जब वातावरण अनुपस्थित हो तब काला दिखेगा। इस क्यों काला दिखेगा? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर अनुपस्थित हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली जो रे है उसका स्कैटरिंग नहीं होगा, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो वातावरण में मौजूद धूल कण से वह टकराकर विस्तृत दिशाओं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी कि जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखेगा। जय हिंद, मिलते हैं ठीक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।